नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ चैप्टर नंबर 8 और उसका नाम है बीजीय तथा अबीजीय समीकरणों के संख्यात्मक हल। और इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स पहला टॉपिक हमारा क्या है? बीजीय समीकरण। अब हम ये समझेंगे बीजीय समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, समीकरण f(x), क्या समीकरण f(x) और बराबर क्या है? 0 है, तो वो बीजीय समीकरण कहलाते हैं। तो बीजीय समीकरण f(x) बराबर 0 बीजीय समीकरण कहलाता है। कब कहलाता है स्टूडेंट्स? अब देखिए, अगर क्या हो, यदि f(x) क्या हो, यदि f(x) x में एक विशुद्ध बहुपद हो, एक क्या हो, विशुद्ध और बहुपद हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, बीजीय समीकरण, समीकरण f(x) बराबर 0 बीजीय समीकरण कहलाता है यदि f(x) x में क्या एक हो, विशुद्ध बहुपद हो, अर्थात a0 x की पावर n और प्लस a1 x की पावर n-1 और प्लस डैश डैश, इस तरीके से मान चलता रहेगा। और यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, a0 का मान है वो नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 होना चाहिए। a0 का मान है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना होगा, बीजीय समीकरण, और इसके अंदर क्या मिलेगा हमें, विशुद्ध बहुपद होना चाहिए और एक टर्म के अंदर होना चाहिए, चाहे वो x के अंदर हो चाहे y के अंदर हो। तो यहां पर इसका एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या हो सकता है, 3x² और प्लस 2x प्लस 1 हो सकता है और बराबर है 0, या फिर x² माइनस 5x प्लस है 6 बराबर क्या होगा, 0। तो यहां पर ये पूरी की पूरी टर्म है वो तो या तो फिर x के रूप में होनी चाहिए, या फिर कोई अगर हम y के रूप में ले रहे हैं तो y के रूप में हो, चाहे z के रूप में ले रहे हैं तो z के रूप में हो, लेकिन एक ही चर वैल्यू के अंदर मान होना चाहिए स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना होगा, देखिए स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, अबीजीय समीकरण। अगला टॉपिक क्या होगा, अबीजीय समीकरण। अब अबीजीय समीकरण किसे कहते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर दो पार्ट है हमारे पास, एक को LHS बोल सकते हैं और एक को क्या बोल सकते हैं, RHS बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि समीकरण के LHS, समीकरण के LHS या फिर हम क्या बोल सकते हैं, f(x) में अन्य फलन, अन्य और फलन, और अन्य फलन क्या हो सकते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अन्य फलन के अंदर लघुगणक हो सकता है। क्या हो सकता है? लघुगणक हो सकता है, या फिर कोई चर घातांकी हो सकता है। क्या हो सकता है? चर घातांकी, या फिर कोई त्रिकोणमितीय फलन हो सकता है। क्या हो सकता है? त्रिकोणमितीय फलन। अगर हो तो वह समीकरण अबीजीय समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? अबीजीय समीकरण। इसके एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल फर्स्ट, x प्लस साइन x और यहां पर और प्लस 1 बराबर क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, 0 मान हो सकता है हमारा। और सेकंड एग्जाम्पल है वो हम क्या ले सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, x log x माइनस 1 बराबर 0 हो सकता है। और तीसरा एग्जाम्पल हम e की पावर x और साइन x और बराबर क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, LHS के अंदर यहां पर अन्य फलन है वो लघुगणक, चर घातांकी और त्रिकोणमितीय फलन। इस तरीके का कोई भी एग्जाम्पल हो तो वो अबीजीय समीकरण कहलाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, समीकरण के मूल, क्या समीकरण के मूल, जिसे मूल बोल सकते हैं या फिर कई बार हल भी बोला जाता है। क्या है? हल भी बोला जाता है। समीकरण के मूल या हल क्या होते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, x के वे मान, x के वे मान जिनसे समीकरण f(x) और बराबर क्या है, 0 संतुष्ट होता है। क्या हो? संतुष्ट होता है, तो वह समीकरण के मूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? समीकरण के मूल कहलाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स,
यहां पर समीकरण के मूल या हल को समझने के लिए यहां पर किसी भी समीकरण को हल करने का अर्थ उसके मूल ज्ञात करना होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? उसके मूल ज्ञात करना होता है। यहां पर अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 ये एक बहुपद है, अगर मैं बराबर के अंदर शून्य ले लेता हूं तो ये एक समीकरण के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसके मैं गुणनखंड करता हूं, इसके मैं क्या करता हूं? गुणनखंड, तो इसके गुणनखंड है वो स्टूडेंट्स यहां पर क्या होंगे? x का मान है वो क्या होगा? 3 और 2 मान होगा। अगर ये x के मान इस समीकरण, इसे फर्स्ट नाम दे सकते हैं, अगर फर्स्ट को संतुष्ट करते हैं तो ये समीकरण के हल या मूल कहलाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इसे चेक करते हैं। यहां पर इस समीकरण के अंदर जहां पर x है और वहां पर क्या रख देंगे? 3 मान रख कर देखते हैं एक बार। यहां पर 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 3 और प्लस 6 बराबर क्या है? 0। 9 माइनस 15 और प्लस 6। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, 0 बराबर क्या मिल रहा है? हमें 0 प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ x बराबर 3 इस समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है। तो x बराबर 3 इस समीकरण का क्या है? मूल या हल है। अब x बराबर हम 2 लेते हैं। अगर x बराबर हम 2 मान ले तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 2 और प्लस 6 बराबर क्या आएगा स्टूडेंट्स? 0। यहां पर 4 माइनस 10 और प्लस 6, तो यहां पर भी क्या है स्टूडेंट्स? 0 बराबर क्या है? 0 प्रूफ हो गया। तो यहां पर हम कह सकते हैं x के जो मान हमें प्राप्त हुए हैं वो इस समीकरण को क्या करते हैं? संतुष्ट करते हैं। और संतुष्ट करते हैं तो वो समीकरण क्या, समीकरण के मूल या हल कहलाते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहलाते हैं? मूल या हल कहलाते हैं। उससे अगला टॉपिक है वो हमारा क्या होगा? देखिए स्टूडेंट्स, बीजीय समीकरणों के परगुण। क्या होंगे? बीजीय समीकरणों के परगुण। और बीजीय समीकरणों के परगुण है ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर 2017 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उसके अंदर हमें कुछ थ्योरी के रूप में है, वो कुछ स्टेप याद रखनी है। वो स्टेप क्या है स्टूडेंट्स? n कोटि के समीकरण के n और केवल n मूल ही होते हैं। और जहां पर n क्या है स्टूडेंट्स? धन पूर्णांक है। n क्या है? एक धन पूर्णांक है। सेकंड स्टेप है वो हमने पीछे के क्लासेस के अंदर अध्ययन भी किया है। किसी भी समीकरण में सम्मिश्र मूल युग्म के रूप में ही पाए जाते हैं, अर्थात किसी समीकरण का यदि एक मूल a प्लस आइटा b है तो उसका संयुग्मी या कॉन्जुगेट a माइनस आइटा b अवश्य ही अन्य मूल क्या होगा? विद्यमान होगा स्टूडेंट्स। यहां पर स्टेप थर्ड के अंदर देखिए हमें क्या करना होगा। यदि fx बराबर 0 का एक मूल क्या है? x बराबर a, जो भी हमारा कोई x का मान निकल कर आए उसको मैं एक बार नाम a देता हूं। तो fx का एक गुणनखंड क्या होगा स्टूडेंट्स? x माइनस a होगा। और fx को x माइनस a से विभाजित करने पर उससे एक कम घात या n माइनस 1 घात का क्या होगा? बहुपद प्राप्त होगा स्टूडेंट्स, या n माइनस 1 घात का क्या होगा? समीकरण प्राप्त होता है। इस प्रकार विभाजन से समीकरण का एक वास्तविक मूल पृथक किया जाता है। और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये प्रोसेस दी हुई है। अगर यहां पर हमें क्या है, देखिए इसको समझने के लिए, अगर यहां पर कोई 3 घात का एक समीकरण है हमारे पास और उसके अंदर 3 घात का समीकरण होने के बाद में यहां पर x बराबर 0, x बराबर 1 या 2, 3 और n तक वैल्यू रखते जाते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक मान इसको समीकरण को संतुष्ट करता है तो वो इसका क्या है? अवश्य एक क्या होगा? गुणनखंड होगा। तो यहां पर मान लीजिए अगर मेरे पास x बराबर 1 पर त्रिघात की समीकरण संतुष्ट हो रही है तो x माइनस 1 का x की पावर 3 के रूप में जो हमें समीकरण दी हुई है उसके अंदर भाग लगाएंगे तो उसके अंदर बाद में हमें x स्क्वायर के रूप में एक बहुपद प्राप्त होगा। तो उसके गुणनखंड हम आसानी से कर लेंगे। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो स्टूडेंट्स। और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हमारा क्या है? देकार्ते का चिन्ह नियम। क्या है? देकार्ते का चिन्ह नियम। अब देखिए स्टूडेंट्स, देकार्ते का चिन्ह नियम, इसको समझने के लिए हमारे पास एक बीजीय समीकरण जो कि n घात के रूप में और x टर्म के रूप में fn x बराबर 0 में अगर धन मूलों की संख्या fx में प्लस से माइनस तथा माइनस से प्लस चिन्हों के परिवर्तनों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती कभी भी स्टूडेंट्स। और सेकंड स्टेप हमें इसके अंदर क्या ध्यान में रखना है? ऋण मूलों की संख्या
यहां पर जहां पर भी x लिखा हुआ है वहां पर हम क्या है माइनस x लिख देंगे। में विचरणों से अधिक नहीं हो सकती। इस नियम से धन और ऋण मूल्यों की अधिकतम संख्या है वो क्या है ज्ञात की जाती है। किस नियम की सहायता से स्टूडेंट्स? देकार्ते का चिन्ह नियम है, उसकी सहायता से हम मूल्यों की अधिकतम संख्या है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, समीकरण f(x) बराबर 0 के धन मूल्यों की संख्या f(x) में आए हुए पदों के चिन्ह परिवर्तन यहां पर प्लस से माइनस और माइनस से प्लस की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 माइनस 1 बराबर क्या है शून्य मान है। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स f(x) बराबर यहां पर x की पावर 4 प्लस है और यहां पर x की पावर 3 के आगे क्या है माइनस है, फिर आगे क्या है माइनस। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स प्लस से माइनस एक चिन्ह में परिवर्तन माना जाएगा। यहां पर उससे अगला चिन्ह है वो क्या है माइनस और उसके बाद में भी क्या है माइनस। तो यहां पर चिन्ह में परिवर्तन नहीं समझा जाएगा। तो दिए हुए समीकरण में एक से अधिक धन मूल नहीं हो सकते। क्या होंगे यहां पर धन मूल्य नहीं हो सकते। और उससे अगली टर्म क्या होंगी? x की जगह हमें क्या पुट करना है माइनस x पुट करने के बाद में भी यहां पर देखिए स्टूडेंट्स यहां पर प्लस से प्लस कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं, उससे अगला प्लस से माइनस चिन्ह एक बार परिवर्तन हो रहा है। तो x के स्थान पर माइनस x लिखने पर भी केवल एक चिन्ह परिवर्तन है स्टूडेंट्स। कितना परिवर्तन है? एक चिन्ह क्या है परिवर्तन है। तो आगे हमें क्या करना होगा? समीकरण के एक से अधिक मूल ऋणात्मक नहीं हो सकते। चूंकि दिया हुआ समीकरण कितने घात का है स्टूडेंट्स? यहां पर 4 घात का है, तो इसलिए इसके कुल 4 मूल होने चाहिए और इसीलिए कम से कम 2 मूल अवश्य ही क्या होंगे स्टूडेंट्स काल्पनिक होंगे। यहां पर क्या होंगे काल्पनिक होंगे। तो इस प्रकार से हमने देकार्ते का चिन्ह नियम उसका अध्ययन किया स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स जो कि देकार्ते का चिन्ह नियम है वो बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर 2010 और 12 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? देखिए स्टूडेंट्स अब देखिए स्टूडेंट्स मूल के आरंभिक सन्निकट मान ज्ञात करने की विधियां। तो देखिए स्टूडेंट्स बीएससी फाइनल के अंदर यहां पर हमें कुल 5 मेथड दिए हुए हैं। इसके कितने मेथड है? 5 मेथड। उसके अंदर पहला मेथड है वो क्या है स्टूडेंट्स? यहां पर लेखा चित्र विधि। कौन सी विधि? लेखा चित्र विधि। कौन सी विधि है? लेखा चित्र विधि। और सेकंड विधि का नाम है वो स्टूडेंट्स क्या है? द्विभाजन। क्या है? द्विभाजन विधि। और जिसे इंग्लिश के अंदर हम बाइसेक्शन मेथड कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाइसेक्शन मेथड। और उससे अगली विधि है वो स्टूडेंट्स क्या है हमारी? रेगुला फाल्सा। कौन सी? रेगुला और फाल्सा विधि। या फिर इसका दूसरा नाम है स्टूडेंट्स मिथ्या स्थिति विधि। कौन सा? मिथ्या स्थिति और विधि। और या फिर इसका तीसरा नाम भी है क्या है? रेखिक अंतर्वेशन भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? रेखिक अंतर्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? रेखिक अंतर्वेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर तीसरी विधि आ जाने के बाद में चौथा मेथड है वो हमारा क्या रहेगा? यहां पर पुनरावर्ती विधि। चौथे मेथड का नाम क्या है? पुनरावर्ती मेथड। पुनरावर्ती विधि और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट इटरेशन मेथड। क्या बोलते हैं? इटरेशन मेथड। और 5वां मेथड है स्टूडेंट्स हमारा न्यूटन रेफसन विधि। क्या है? न्यूटन रेफसन और विधि, जिसको इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? न्यूटन रेफसन मेथड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन रेफसन मेथड। तो इस प्रकार से मूल के आरंभिक सन्निकट मान ज्ञात करने की हमारे पास कुल कितनी मेथड है स्टूडेंट्स? 5। पहला मेथड है लेखा चित्र, नंबर 2 द्विभाजन, नंबर 3 रेगुला फाल्सा या फिर मिथ्या स्थिति या फिर इसका नाम है रेखिक अंतर्वेशन बोल सकते हैं, और नंबर 4 है पुनरावर्ती विधि और नंबर 5 न्यूटन रेफसन विधि। अगले वीडियोज के अंदर हम स्टूडेंट्स सर्वप्रथम द्विभाजन मेथड, कौन सा मेथड है? द्विभाजन मेथड, इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।